नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल परफेक्शन आईएएस में। 69th बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए बिहार बजट 2023-24 को पूरा का पूरा हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें देखा जाए तो इसको दो भागों में बांट सकते हैं। जैसे कि नंबर 1 यहाँ पे पूरे बिहार के बजट का यहाँ पे समरी हो जाएगा, जो कि आपको पूरा रॉ मटेरियल में देखेंगे तो 35 पेज का है। और दूसरा है यहाँ पे स्पीच, क्योंकि स्पीच से भी अभी अच्छा खासा प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। ये लगभग है आपको 106 पेजों का। तो कुल मिला के देखा जाए तो 141 पेज का कंप्लीट जो कंपाइलेशन है मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। और इतना करने के बाद बिल्कुल आप आश्वस्त हो सकते हैं कि जो भी बजट से 3, 4, 5 प्रश्न जो भी यहाँ पे पूछे जाते हैं, बिल्कुल आप उसको कॉन्फिडेंसली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए। चलिए हम लोग बारी बारी से चीज़ों को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे बात आता है बजट शब्द। बजट शब्द की बात करें तो इसका संविधान में कोई वर्णन नहीं है, किसी भी प्रकार से इसको वर्णित नहीं किया गया है, बल्कि इसी को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जिसमें कि पूरा इनकम हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, सब इसमें इंक्लूड करके चला जाता है। बजट को हमेशा एक एस्टिमेटेड के रूप में, ऑलवेज एस्टिमेटेड के रूप में आप ठीक है इंडिकेट किया जाता है, या फिर इसको टोटल यहाँ पे जारी किया जाता है। सपोज करिए एक एग्जांपल के माध्यम से कि आपने कोई बजट बनाया कि हमें किस एरिया में इतना खर्च करना है, तो वो जो आप बजट बना रहे हो पूरी तरीके से एस्टिमेटेड बजट यहाँ पे होगा। क्योंकि हो सकता है कि आप जिस एरियाज़ के लिए अपना बजट बनाए हुए, हो सकता है कि वहाँ पे ठीक आपका बजट कम पड़ जाए, तो उसमें आपको अलग से फिर एड ऑन करना होगा। तो इसीलिए यहाँ पे देखा जाए तो बजट में आगे चल के एड ऑन होने की भी संभावना बनी रहती है। लेकिन जो लगभग ठीक है फरवरी मार्च महीने में जो यहाँ पे प्रकाशित किया जाता है वो पूरी तरीके से एस्टिमेटेड होता है। अनुच्छेद 265 में कानून के प्राधिकारों के बिना करों का अधिरोपित नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल यहाँ पे जो भी किया जाएगा कानून के अधिकारों के बिना, प्राधिकारों के बिना ही यहाँ पे किया जाएगा। आर्टिकल 112 में देखा जाए तो यूनियन बजट, इसी में केंद्रीय बजट की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। चूँकि हमारा संबंध राज्यों से है तो राज्यों के अंतर्गत देखा जाए तो आर्टिकल 202 जो कि पूरी तरीके से ये स्टेट बजट को इंडिकेट करता है। अब यहाँ पे थोड़ा बजट को देखने का आप लोग प्रयास कीजिए। इन सारे ही शब्दावलियों को आपको बार बार देखने का यहाँ पे मौका मिलेगा। जैसे कि बजट को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है यहाँ पे राजस्व हो जाएगा, रेवेन्यू, और दूसरा हो जाएगा यहाँ पे पूंजी, कैपिटल। राजस्व यहाँ पे रेवेन्यू। राजस्व का मतलब यहाँ पे हो जाएगा पूरी तरीके से लेस देन 1 ईयर, कह सकते हैं इसको आप शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे जहाँ से भी पूंजी की प्राप्ति होगी या फिर व्यय होगा पूरी तरीके से ठीक है, वो शॉर्ट टर्म के लिए होगा। और यहाँ पे पूंजीगत देखा जाए, यहाँ पे कैपिटल के रूप में देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के लिए होगा। चाहे हम लोग यहाँ पे कैपिटल की गेन की बात कर ले, कैपिटल इकट्ठा की बात कर ले, फिर उसका एक्सपेंडिचर की बात कर ले। अब यहाँ पे इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है यहाँ पे रिसिप्ट। अब रिसिप्ट यहाँ पे जैसे कि जो प्राप्तियाँ होती है गवर्नमेंट को दो तरीके से होती है। पहला तो हो जाएगा यहाँ पे टैक्स, जैसे कि यहाँ पे इनकम टैक्स हो जाएगा। इनकम टैक्स के साथ साथ यहाँ पे हो जाएगा जीएसटी वगैरह हो गया, जो कि यहाँ पे राज्य को देखा जाए तो बिल्कुल ही शॉर्ट टर्म में ये रेगुलर यहाँ पे राज्यों को मिल ही रही है। उसी तरीके से यहाँ पे दूसरा होता है नॉन टैक्स। इससे भी राज्यों को राजस्व की प्राप्ति होती ही होती है। जैसे कि यहाँ पे डिविडेंड हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे स्टेट पोर्टफोलियो हो गया, स्टेट पोर्टफोलियो, इसको आप पीएसयू के माध्यम से आप समझ सकते हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार से अनुदान हो गया। ऐसे बहुत सारे एरियाज से यहाँ पे राज्यों के द्वारा रेवेन्यू यहाँ पे कलेक्ट किया जाता है। अब दूसरा है यहाँ पे एक्सपेंडिचर, अर्थात शॉर्ट टर्म में जो भी राज्य का जो खर्चा होता है उसी को हम लोग एक्सपेंडिचर के रूप में जानते हैं। जैसे कि इसमें छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, सैलरी हो गया हर महीने जाएगा, पेंशन हो गया हर महीने जाएगा ही जाएगा। तो ये सब एरियाज आप समझ सकते हैं। दूसरा है यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए। अब यहाँ से जो गवर्नमेंट है, जैसे जो रिसिप्ट जो यहाँ पे प्राप्ति करती है, जैसे आप डेप्ट के माध्यम से समझ सकते हैं, ऋण सपोज करिए कि IMF से, वर्ल्ड बैंक से अगर सरकार ने ले लिया तो लॉन्ग टर्म के लिए पूरी तरीके से उसको लिया जा रहा है। वैसे ही यहाँ पे हो सकता है कि नॉन डेप्ट क्रिएटिंग, यहाँ पे बिना कर्ज लिए कार्य हो गया, जैसे कि IPO वगैरह के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। सिक्योरिटी को भी यहाँ पे ठीक है बेच के यहाँ पे सरकार पैसा जुटा सकती है। लॉन्ग टर्म के लिए, अचानक नहीं होता है वो। अब यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर होता है, ये भी जो एक्सपेंडिचर होता है लॉन्ग टर्म प्लान के लिए यहाँ पे खर्च किया जाता है। जैसे कि रोड हो गया,
हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, सपोज करिए यहाँ पे रोड ही बन रहा है, रोड ही बन रहा है, तो ऐसा नहीं कि रोड बनाते ही हमें पैसा मिलने लग जाएगा, समय लगेगा, तब जाकर उसमें टोल टैक्स वगैरह के माध्यम से धीरे धीरे वो पैसा आएगा। तो ये सारी शब्दावली आपको ध्यान में रखना है बार बार, ये सब आगे आपको बजट में देखने के लिए मिलेगी ही मिलेगी। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अब यहाँ पे टोटल जो बजट है बिहार बजट के अंतर्गत देखा जाए 2022-23 का, यहाँ पे देखिए 2022-23 का दोबारा है। अब यहाँ पे जो चेंज आया है देख पा रहे हैं 20% का, यही मैंने बताया हुआ था कि ये जो है एस्टिमेटेड बजट है, एस्टिमेटेड जो बजट है, और बाद में क्या हो सकता है यहाँ पे बढ़ भी सकता है, जिससे 20% की यहाँ पे बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है। लगभग यहाँ पे देख पा रहे हैं 2,85,519 लाख करोड़ रुपए है। और यहाँ पे अभी जो एस्टिमेटेड जो बजट है 2023-24 का, ये है यहाँ पे 2,61,885 करोड़ रुपए। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखें जो दोबारा जो बजट बना हुआ है 2022 के कंपेरिजन में, तो यहाँ पे कितना -8% की क्या है कमी है, लेकिन इसकी संभावना कम है। हो सकता है कि बाद में फिर से अगर दोबारा यहाँ पे बने तो इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे पूरी तरीके से बढ़ेगी ही बढ़ेगी। उसी तरीके से ऋण का भुगतान है, राजकोषीय घाटा है, सब यहाँ पे देख पा रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे दिया गया है। आगे चल के इन सारे चीज़ों का आपको और डिटेल में जानने का मौका मिलेगा। अब आइए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे बिहार बजट जो प्रस्तुत किया गया है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए, बिहार के वित्त मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी ने 28 फरवरी 2023 को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राज्य का बजट पेश किया हुआ है। अब ये जो राज्य का जो बजट पेश किया हुआ है, थोड़ा इसके बारे में हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें उनके द्वारा बोली गई थी। सबसे पहले उसे हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि उनके द्वारा बोला गया था सकल राज्य घरेलू उत्पाद को लेके, इसी को यहाँ पे GSDP यहाँ पे बोला जाता है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, एक राज्य का जो, ठीक है, स्टेट जो GDP के रूप में आप समझ सकते हैं। इनके द्वारा बताया गया है कि 2011-12 में जो टोटल जो था 2.47 लाख करोड़ रुपए था, वहीं 2021-22 में बढ़ के हो गया 6.7 लाख करोड़ रुपए, और 2022-23 में बढ़ के हो गया 7.89 लाख करोड़ रुपए। लेकिन 2023-24 में जो इस साल में जो बजट कह सकते हैं कि ला रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखा जाए तो इस पे 8.9% की वृद्धि हुई है, क्योंकि ये हो गया लगभग 8.59 लाख करोड़ रुपए। बिहार का पूरा क्या हो जाएगा, सकल राज्य घरेलू उत्पाद हो जाएगा। तो पूछा जा सकता है 2023-24 के डेटा से पूछा जा सकता है कि बिहार का स्टेट GDP यहाँ पे कितना है, इसे भी आप लोग ध्यान में रख के चलेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इस साल का जो बजट है, बजट 2023-24, जैसे कि थोड़ा कंपैरिजन करने का प्रयास करते हैं। 2022-23 में देखा जाए, 2022-23 में तो ये था यहाँ पे 2,37,651.19 लाख करोड़ रुपए। वहीं 2023-24 में कितना हो गया है तो देख पा रहे हैं 2,61,885.4 लाख करोड़ रुपए हो गया है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं बढ़ोतरी हुई है कि नहीं हुई है, खुद आप देख के देखिए। अब यहाँ पे देखा जाए तो लगभग 24,194.21 करोड़ रुपए की यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है। लाख करोड़ यहाँ पे, सॉरी करोड़ ही होगा यहाँ पे लाख होगा, तो इतनी करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। और कुल मिला के यहाँ पे देखा जाए तो 20% की बढ़ोतरी आपको होती हुई दिखाई दे रही है। तो पूछा जा सकता है कि कितना बढ़ोतरी हुई है 2022-23 के कंपेरिजन में, तो 20% की बढ़ोतरी हुई है। अब ये जो आया कहाँ से है देख पा रहे हैं, 2.61 लाख करोड़ रुपए की हम लोग बात करें तो जैसे स्कीम व्यय में, सॉरी मतलब इसको कह सकते हैं कि एक्सपेंडिचर खर्च किन किन एरियाज में यहाँ पे किया जाएगा। स्कीम व्यय में देखा जाए तो लगभग यहाँ पे 1 लाख करोड़ से ऊपर है, देख पा रहे हैं 1,29.73 करोड़ रुपए है। वहीं स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय की बात करें तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा 1,61,855.67 करोड़ रुपए। तो दोनों को यहाँ पे अगर मिला दिया जाए तो यही हो जाएगा पूरा का पूरा जो हम लोग जिसे बोलते हैं एस्टिमेटेड बजट। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए वार्षिक स्कीम योजना के तहत बताया गया है कि 2023-24 में 1 लाख करोड़ रुपए है, जो वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट के अनुमान के बराबर। अभी मैंने आपको दिखाया भी हुआ था
सात निश्चय 2 के लिए बिहार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए अनुमानित जो बजट है 5,000 करोड़ रुपए यहाँ पे रखा गया। अब यही है अनुमानित बजट, एस्टिमेटेड बजट। क्या पता कि सात निश्चय जो सेकेंड है यहाँ पे, इसके लिए जो भी योजनाएं चला जा रही है, हो सकता है कि किसी योजना के लिए पैसे की क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो हो सकता है कि आगे चल के उसको बढ़ाना भी पड़ जाए। तो 5,000 करोड़ रुपए यहाँ पे रखा गया है। अब यहाँ पे कुछ ऐसे जो एरियाज हैं जो बार बार प्रश्न बनने की संभावना होती है, इसे आपको एकदम याद करना ही पड़ेगा, बार बार इसे आप लिखने की कोशिश ज़रूर करें। जैसे कि शिक्षा विभाग के लिए यहाँ पे दिया गया है, जो भी डेटा यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पे टॉप 3 तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि सबसे अधिक किस एरियाज में खर्च किया जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा एजुकेशन एरिया में। लगभग देख पा रहे हैं टोटल जो बजट का 22.20% सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन में। एजुकेशन के बाद से यहाँ पे हो जाएगा ग्रामीण विकास विभाग 15.19%, उसके बाद हो जाएगा समाज कल्याण विभाग 8.19%, ग्रामीण कार्य विभाग हो जाएगा 7.95%, वैसे ही स्वास्थ्य विभाग हो जाएगा 7.12%। बाकी चीज़ों को आप देख पा रहे हैं। ये जो एस्टिमेटेड जो डेटा है पूछे जाने की संभावना कम होती है, यहाँ पे क्रम से दे सकता है, या फिर हो सकता है कि किसी भी एरियाज़ को डायरेक्ट पूछ ले कि किस एरियाज़ के लिए कितना बजट का प्रावधान किया गया है, तो आपको ध्यान में रख के चलना होगा। अन्य विभाग के अंतर्गत देख पा रहे हैं लगभग 22.91% है। अब अन्य विभाग में बहुत सारा जो विभाग है उसके अंतर्गत जो भी योजनाएं चलाई जा रही है उसके लिए कितना कितना बजट का, ठीक है, बंटवारा किया गया है, उसको हम लोग देखेंगे आने वाले, ठीक है, जस्ट कुछ समय बाद देखेंगे। अब आइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे राजस्व व्यय। इसी की मैंने चर्चा किया था शुरुआती में, एक पूरी तरीके से शॉर्ट टर्म के लिए होता है। इसमें देखा जाए तो वेतन हो गया, पेंशन, ब्याज अनुदान और सब्सिडी पर होने वाले खर्च पूरी तरीके से शामिल है। लेस देन 1 ईयर मैंने बताया हुआ था। 2023-24 के लिए जो राजस्व जो व्यय है 2,07,848 लाख करोड़ रुपए प्रस्तावित है। अगर देखा जाए तो टोटल बजट का ये जो वैल्यू है 79.3% है। अब यही एग्जाम में पूछ देगा, जितना मैंने इंडिकेट किया आपको ध्यान में रख के चलना होगा। अब यहाँ पे 2022-23 की बात करें, 2022-23 की बात करें तो ये था यहाँ पे 1,91,956.67 लाख करोड़ के आसपास था। तो देखा जाए यहाँ पे तो 2023-24 में बढ़ोतरी तो हुई है। कितनी हुई है, तो अंतर है यहाँ पे 15,891.33 करोड़ रुपए की यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है 2023-24 के लिए। ठीक वैसे ही है यहाँ पे पूंजी परिव्यय, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए होता है। बाकी जो बच जा रहा है वही है पूंजी परिव्यय। तो 2023-24 के लिए पूंजी जो परिव्यय है यहाँ पे 54,037 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। 54,037 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। टोटल बजट का देखा जाए तो 20.63% है। इसे भी आप लोग ध्यान में रख के चलेंगे। कंपैरिजन कर लेते हैं 2022-23 से, तो 2022-23 में था 45,734.52 लाख करोड़ रुपए था, ठीक है, लाख करोड़ रुपए है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको जो अंतर देखने के लिए मिलेगा 8,302.88 करोड़ रुपए का अंतर देखने के लिए मिलेगा। इसका मतलब 2023-24 में इतना क्या है, पूरी तरीके से अधिक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे विकासात्मक एवं गैर विकासात्मक व्यय। जैसे कि विकासात्मक व्यय में देखा जाए तो लगभग आपको 1.67 लाख करोड़ पूरा मैं, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ने में बहुत ही लंबा समय लग जाता है। 1.67 लाख करोड़ रुपए, इसको अगर टोटल अगर बजट का देखा जाए तो ये हो जाएगा 63.91%। डायरेक्ट यहाँ पे दे देगा विकासात्मक व्यय टोटल बजट का कितना खर्च होगा, ये हो जाएगा 63.91%। वैसे ही यहाँ पे हो जाएगा गैर विकासात्मक, जो कि बाकी का जो बच जा रहा है 9.4 यहाँ पे लाख, सॉरी, ठीक है, 94,509.93 यहाँ पे है। 1,000 करोड़ होगा, हर जगह लाख नहीं होगा, ठीक है, 1,000 करोड़ रुपए यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा।
ये जो टोटल जो बजट का हो जाएगा, टोटल जो बजट का हो जाएगा 36.09%, 36.09%। तो इसे भी आपको ध्यान में रख के चलना होगा कि किस एरिया के लिए, तो गैर विकासात्मक चीज़ों के लिए। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग राजस्व प्राप्तियों के लेके। तो कुल अनुमानित जो राजस्व प्राप्तियाँ है 2023-24 के अंतर्गत देखा जाए तो यहाँ पे हो जाएगा 2.12 लाख करोड़ रुपए के आसपास। वहीं 2022-23 में कितना था, तो 1.96 लाख करोड़ रुपए के आसपास था। अगर देखा जाए अंतर, तो इसमें भी आपको लगभग 15,622.46 करोड़ रुपए का अंतर दिखाई देगा, जो कि 2023-24 में क्या है, इतना यहाँ पे अधिक है। किसके कंपैरिजन में, 2022-23 के कंपैरिजन में। हर एरियाज में देखिएगा कहीं कहीं कम भी हुआ है। कम में ज़्यादा ध्यान देना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे राज्य का अपना कर राजस्व या फिर गैर राजस्व जो अनुमानित होता है। जैसे कि नंबर 1 बात करें कर राजस्व की, तो 2023-24 में 49,700.05 करोड़ रुपए ये है कर राजस्व। इसके अलावा देखा जाए 2022-23 में तो ये कम ही था, 41,387 करोड़ रुपए था। वहीं अगर हम लोग गैर कर राजस्व की बात करें, गैर कर राजस्व की बात करें, यहाँ पे आपको अंतर देख लेना है। ये अंतर क्या है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है यही अंतर है ये, जबकि अधिकतर मात्रा में आपको देखने के लिए मिलेगी। गैर कर राजस्व में 2023-24 में जैसे कि 6,511.74 करोड़ रुपए था। 2022-23 में कितना था, 2022-23 में तो 6,136.62 करोड़ रुपए था। तो यहाँ पे भी अंतर में आपको अधिक देखने के लिए मिलेगा। कंपैरिजन करने पे हर जगह आपको कंपैरिजन करेंगे अंतर आएगा, हर जगह आपको अधिक होता हुआ दिखाई देगा ही देगा। अब आइए हम लोग बात करते हैं केंद्रीय करों में हिस्सा। केंद्रीय करों में हिस्सा, अब यहाँ पे केंद्रीय करों में हिस्सा की बात करें तो जैसे कि जीएसटी वगैरह हो गया, ठीक है, इंटीग्रेटेड हम लोग जब जो भी जीएसटी की बात करते हैं या फिर केंद्रों के द्वारा राज्यों को दिया जाने वाला जो भी यहाँ पे, ठीक है, हिस्सा होता है, उसके बारे में देखते हैं। 2023-24 में देखा जाए 2023-24 में तो 1 लाख यहाँ पे 1,02,000 हो जाएगा 737.62 लाख करोड़ रुपए प्राप्त होने का ये अनुमान है। वहीं अगर 2022-23 में देखा गया था तो ये लगभग था 91,180.60 करोड़ रुपए। तो कुल मिलाकर भी अनुमान है, अभी कितना मिलेगा राज्य केंद्र से अभी ये पूरी तरीके से, ठीक है, अनुमान ही लगाया जा सकता है। अंतर है यहाँ पे लगभग देख पा रहे हैं 11,500 करोड़ रुपए क्या है, अधिक है यहाँ पे, अंतर है यहाँ पे 11,000, 11,500 नहीं होगा, 11,556.66 करोड़ रुपए क्या है यहाँ पे अधिक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे केंद्र से सहायक अनुदान के रूप में जो कि केंद्र के द्वारा दिया जाता है। जैसे कि 2023-24 में देखा जाए तो ये था 53,377.92 करोड़ रुपए प्राप्त होने का क्या लगाया गया, अनुमान लगाया गया 2023-24 में। वहीं 2022-23 में था ये 58,000 के आसपास था, देख पा रहे हैं यहाँ पे 58,000 करोड़ के आसपास है यहाँ पे। कुल मिला के अंतर देखा जाए तो ये 4,623.37 करोड़ रुपए। अब ये क्या है, कम है, इसे ध्यान जरूर रखेंगे कि हो सकता है कि केंद्र से अनुदान के रूप में जो भी है यहाँ पे होता है ना, यहाँ पे कि केंद्र में यहाँ पे हो सकता है कि दूसरी पार्टी है, राज्य में दूसरी पार्टी है, तो अनुदान वगैरह में आपको कुछ न कुछ आपको डिस्क्रिमिनेशन देखने के लिए मिल जाएगा, ऐसा होता ही होता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बिहार है, बहुत सारी गतिविधियां है, बाढ़ प्रभावित एरिया है, ठीक है। तो आपको समझना है यहाँ पे केंद्र के रूप में, केंद्र के सहायक अनुदान के रूप में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे राजस्व बचत अधिशेष, राजस्व बचत। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं राजस्व प्राप्ति या राजस्व व्यय जो कि टोटल है 4,478.97 करोड़। यहाँ पे टोटल है, यहाँ पे देख पा रहे हैं जो डिफरेंस जो आया हुआ है यही है राजस्व बचत, ठीक है। इसके अलावा है यहाँ पे स्टेट जीएसडीपी के रूप में आप समझ सकते हैं, यही वैल्यू आया हुआ है जो कि हो गया है 0.52% यहाँ पे हो जाएगा। अब इसका जो उपयोग है, जैसे मैंने आपको बताया था कि भौतिक अधिसंरचना में निवेश, जैसे कि सड़क हो गया, भवन, बिजली, विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र, सिंचाई योजनाएं आदि पूंजीगत परिसंपत्तियों के लिए इसको यहाँ पर सृजन किया जाता है। पूरी तरीके से इसको आप कैपिटल के रूप में समझ सकते हैं।
2023-24 के लिए कितना है यहाँ पे 4,478.9 करोड़ रुपए, जो कि इसका इतना बचत होने का अनुमान है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद देखा जाए तो मैंने बताया था आपको कि लगभग 8.59 लाख करोड़ रुपए का अनुमान था, ठीक है, जो वित्त मंत्री के द्वारा बताया भी गया था। ये यहाँ पे कितना है तो 0.52%, 0.52%, इसे आप लोग ध्यान में जरूर रखेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे राजकोषीय घाटा की बात कर लें। ये आपको डेटा याद रखना। अभी राजकोषीय घाटा कितना है बिहार का 2.98%, जो कि टारगेट किया गया है कि 3% से नीचे ही रखा जाएगा। अब जो राजकोषीय घाटा है इसी के अंतर्गत ऋण लिया जाता है और ऋण की अधिसीमा भारत सरकार द्वारा तय की जाती है। राज्य इसमें मनमाना नहीं कर सकते हैं। 2023-24 में देखा जाए तो 25,567.83 करोड़ रुपए बचत होने का यहाँ पे अनुमान है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद देख पा रहे 8.59 लाख करोड़ रुपए का कितना है 2.98%, 2.98%। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पूंजीगत व्यय की हम लोग बात कर लें। जैसे कि टोटल यहाँ पे आप लोग देखते चलिएगा, पूंजीगत व्यय यहाँ पे 54,37.40 करोड़ रुपए। पूंजीगत परिव्यय इतना है, लोक ऋण इतना है यहाँ पे, और कर्जे और उधार यहाँ पे इतना है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं दिया भी गया 2023-24 के लिए यहाँ पे 29,257.31 करोड़ रुपए माने बजट का यहाँ पे होने का अनुमान है। वहीं 2023-24 का देख पा रहे हैं 29,257.31 करोड़ रुपए बजट के होने का अनुमान है। वहीं 2022-23 में देखा जाए तो 29,000 कितना था 749.6 करोड़ रुपए ये बजट का होने का अनुमान था। टोटल मिलाकर अगर अंतर देखा जाए तो 492.33 करोड़ रुपए यहाँ पे आपको कम देखने के लिए मिलेगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बकाया सार्वजनिक ऋण की। बकाया सार्वजनिक ऋण की जैसे कि 2023-24 में देखा जाए तो ये आपको 2.76 लाख करोड़ रुपए के आसपास हम लोग मान लेते हैं राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान है 2023-24 के लिए। वहीं देखा जाए तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का देखा जाए टोटल यहाँ पे 8.59 लाख करोड़ रुपए का कितना हो जाएगा 32.15%। यहाँ से आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, लगभग 3 गुना के आसपास आपको अधिक दिखाई दे रहा होगा। सार्वजनिक खाते में देयता, सार्वजनिक खाते में देयता जैसे कि 2023-24 के अंतर्गत ये हो जाएगा 3.24 लाख करोड़ के आसपास। ये हो जाएगा टोटल सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 37.82%। यहाँ से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, बहुत आसान है, 37.82%। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं SC/ST वेलफेयर को यहाँ पे कितना दिया गया है। डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। देख पा रहे हैं SC के लिए यहाँ पे दिया गया है 16,939.53 करोड़। वहीं ST के लिए दिया गया है 1,574.49 करोड़ रुपए। अब ये इधर से प्रश्न बनना पूरी तरीके से डायरेक्ट स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं, अब जिन जिन एरियाज में मैंने आपको शुरू में भी दिखाया हुआ था कि कहाँ कहाँ किस क्षेत्र में कितना कितना यहाँ पे जो बजट के लिए स्कीम रखा गया है, सब यहाँ पे आपको देखना है। और देखना नहीं है बल्कि एग्ज़ाम तक पहुँचाना है, इसको आप नोट डाउन करते चले। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे फिस्कल कंसोलिडेशन, इसी को हम लोग राजकोषीय समेसन भी बोलते हैं। जैसे कि इस बार बताया गया है कि राजकोषीय घाटा को 3% की सीमा के अंदर यहाँ पे रखना है। कितना परसेंट? 3% के अंदर तक रखना है, जो कि अभी कितना है 2.98% है। राजस्व घाटा को समाप्त कर राजस्व अधिशेष यहाँ पे जुटाना है, तभी तो ये कंट्रोल रह पाएगा। कुल बकाया ऋण राशि को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में धीरे धीरे कम करना है। वर्ष 2023-24 में उच्चतर आर्थिक विकास दर को क्या करना है? प्राप्त करना है। तो ये सारा स्ट्रेटजी भी यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं भाषण में कही गई बातें। अब थोड़ा डेटा से आपको थोड़ा ठीक है मुक्ति मिलेगा। बहुत सारी बातें हम लोगों ने डेटा से रिलेटेड देख लिया। अब यहाँ पे बहुत सारी योजनाओं के लिए कितना कितना प्रावधान किया गया है, यहाँ पे थोड़ा इजी होगा। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग स्कीम को देखते हुए चलते हैं। जैसे कि 7 निश्चय 2 के लिए मैंने बताया था शुरू में, कितना है यहाँ पे
5,000 करोड़ रुपए। औद्योगिक विकास के लिए 550 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के लिए हो जाएगा 250 करोड़ रुपए। वैसे ही यहाँ पे उच्चतर शिक्षा हेतु महिलाओं के प्रोत्साहन के लिए हो जाएगा 600 करोड़ रुपए, 600 करोड़ रुपए। सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट के लिए हो जाएगा 392 करोड़ रुपए। पशु एवं मत्स्य संसाधन विकास के लिए हो जाएगा 100 करोड़ रुपए। सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा 7 निश्चय 2 के लिए हो जाएगा यहाँ पे 460 करोड़ रुपए। समग्र शिक्षा सर्व शिक्षा अभियान के लिए हो जाएगा, जो कि बड़ी मात्रा में शिक्षा के लिए किया गया है, 16,131 करोड़ रुपए। तो एक बार आप लोग जरूर इसे देखेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे युवा एवं रोजगार के लिए राज्य सरकार के 7 निश्चय 2 का प्रथम अव्यय है यहाँ पे युवा शक्ति। बिहार की प्रगति है। राज्य की 32% से अधिक आबादी युवाओं की है। युवा भविष्य के आधार होते हैं। सरकार 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की यहाँ पे घोषणा किया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे मनरेगा के लिए कितना है, 3852 करोड़ रुपए है। ऐसे प्रश्न देखिए डायरेक्ट पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। राज्य शिशु मृत्यु दर कितना है, तो प्रति 100 नहीं होगा, 1000 जीवित बच्चों के जन्म पर होता है। जैसे कि 2020 में यहाँ पे कितना था, 27 था। राष्ट्रीय स्तर पर कितना था, 28 था। इसका मतलब कि बिहार में क्या है, इसकी स्थिति यहाँ पे ठीक है। 28 के कंपेरिजन में बिहार में कितना है, 27 ही है। दूसरा है यहाँ पे जलाशय परियोजना, जो कि बहुवार नदी जमुई में बनाया जा रहा है। इसे सब हम लोग आगे देखेंगे। अर्थव्यवस्था की आकार की सूची में बिहार का स्थान देश के वर्ष 2020-21 में 16वां था और 2021-22 में कितना हो गया है, 14वां हो गया है। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ पे IMF के अनुसार वैश्विक स्तर पर औसत आर्थिक वृद्धि यहाँ पे 6% रही है। 2021-22 में भारत की वृद्धि दर 8.7% रही है, लेकिन 2021-22 में बिहार की वृद्धि दर देख पा रहे हैं 10.98% रही है, जो राष्ट्रीय वृद्धि की तुलना में देखा जाए तो 2.2% से क्या अधिक है। तो 10.98 से क्या करना है, 8.7। जैसे आप कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ पे जो निकल के आएगा 2.23% आपको अधिक देखने के लिए मिल जाएगी। दूसरा है यहाँ पे सकल नामांकन अनुपात 2021-22 के लिए। इसमें टोटल छात्रों की हम लोग बात करें तो 96.2% छात्रों का नामांकन हुआ है, जिसमें छात्राएं भी शामिल है। 97.4% यहाँ पे छात्राएं भी शामिल है। नेक्स्ट यहाँ पे हर घर नल जल योजना, सितंबर 2016 से ही इसको चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर जल जीवन मिशन देख पा रहे हैं अगस्त 2019 से, जीविका को अक्टूबर 2007 से, इसके अलावा जल जीवन हरियाली मिशन को अक्टूबर 2019 से, अमृत सरोवर योजना अप्रैल 2022 से इसको चलाया जा रहा है। ये सारे चीज़ों को मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ, ये तो बजट में ऑलरेडी बताया ही गया है, बजट का स्पीच में बोला ही गया है, और जो बातें बोला गया है मैंने सारे ही चीज़ों को यहाँ पे कंपाइल किया हुआ है, ताकि कहीं से देखिए प्रश्न पूछ लेगा। अब यहाँ पे दे देगा जीविका को कब से चलाया जा रहा, तो लगेगा कितना पुराना करंट अफेयर पूछ लिया, जबकि वो अभी उसको अपडेटेड किया गया है। जीविका के तहत कुछ न कुछ ठीक योजनाएं बहुत यहाँ पे क्रियान्वित की है, कुछ न कुछ बजट का प्रावधान किया गया है, तो एक्चुअली वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, करंट का सवाल हो जाएगा। तो इसीलिए आपको ध्यान में रख के चलना होगा एक एक चीज़ों को। पिछले 10 वर्षों में बिहार की अर्थव्यवस्था लगभग 3 गुनी हो गई है। ये दावा बिहार के वित्त मंत्री ने किया हुआ है। अब 3 गुनी कैसे, ये मैंने शुरुआत ही में बताया हुआ था कि 2011-12 में कितना था, 2.47 लाख करोड़ रुपए, और 2023-24 में कितना हो गया है, तो 8.59 लाख करोड़ रुपए। तो इसी के आधार पे यहाँ पे वित्त मंत्री के द्वारा बताया गया है कि 10 सालों में बिहार के जो पूरा जो स्टेट जो GDP है यहाँ पे कितना हो गया है, तो 3 गुना अधिक हो गया है। बिहार सरकार 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की घोषणा की है। इसके अलावा रोजगार सृजन के लिए प्रयासरत भी है। बिहार पुलिस में देखा जाए इस बार तो 75,543 जो पद होगा, विभिन्न पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है कि इतने पदों पे यहाँ पे 2023-24 में बहाली किया जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे
रोजगार सृजन को लेके मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना के तहत, इसके अलावा यहाँ पे हो जाएगा मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना व मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। 3 चीज़ें हैं यहाँ पे। अब इन तीनों के अंतर्गत यहाँ पे क्या दिया जाएगा रोजगार सृजन करने के लिए, इसे ध्यान से देखिए। इसके अंतर्गत लाभुकों को 5 लाख रुपए अनुदान एवं 5 लाख रुपए के ऋण के रूप में यहाँ पे उपलब्ध कराया जाएगा। 2023-24 के लिए देखा जाए तो 8,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कितना? 8,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे स्टार्टअप से रिलेटेड, स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए नए विचारों एवं नवाचार के साथ उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए नई स्टार्टअप नीति 2022 को लागू की गई है। इसके अंतर्गत क्या मिलेगा, क्या प्रोसेस होगा, इसे समझिए। इसके अंतर्गत 10 लाख रुपए तक के कैपिटल सीड फंड दिए जाएंगे जो महिलाओं के मामले में 5% अधिक और SC ST या फिर जो दिव्यांग के मामले में देखा जाए तो 15% या अधिक होगा। इन सारे ही प्रावधानों को शामिल किया जाएगा। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा यहाँ से। 10 लाख रुपए दिया जाएगा और महिलाओं के मामले में 5% और SC ST दिव्यांग के मामले में 15% क्या होगा, अधिक होगा। अब यहीं से BPSC बदलते पैटर्न के अनुसार स्टेटमेंट बना सकता है, दे सकता है। इस वर्ष 19 नवचयनित स्टार्टअप को 34 लाख रुपए का सीड फंड प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना। इसके अंतर्गत प्रति पंचायत 7 लाभुकों को यहाँ पे दिया जाएगा। 7 लाभुकों में 4 यहाँ पे SC हो जाएगा, अनुसूचित जाति। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति 4 यहाँ पे 4 SC ST को मिलेगा और 3 किसको मिलेगा, यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग को यहाँ पे दिया जाएगा। इनको वाहन, ई रिक्शा एवं एम्बुलेंस के क्रय पर अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए देख पा रहे हैं बिहार कौशल विकास मिशन के लिए वर्ष 2023-24 में 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए भी 2023-24 में 40 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री SC ST सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। और इसी के साथ हम लोग एक और स्कीम देखते हैं, मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। इन दोनों ही चीज़ों को ध्यान में अगर देखा जाए तो इसके अंतर्गत प्रीलिम्स में उत्तीर्ण होने वाले जो भी यहाँ पे कैंडिडेट होंगे, जो भी स्टूडेंट होंगे जो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको यहाँ पे 15,000, ध्यान रखिएगा, 50,000 BPSC के लिए और 1 लाख UPSC के लिए जो भी स्टूडेंट प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर रहे हैं, और उनको लाभ दिया जाएगा ताकि वे मेंस और इंटरव्यूज़ की तैयारी अच्छे से कर सकें। लेकिन आपको इसमें एक टर्म एंड कंडीशन लगाया गया है कि इस योजना का लाभ ओनली वन टाइम आपको मिलेगा। अगर आप सपोज करिए BPSC का PT निकाल रहे हैं, आपको 50,000 मिल जाएगा, तो UPSC का PT अगर आप निकाल भी रहे हैं तो फिर आपको 1 लाख रुपए नहीं मिलेगा। ओनली वन टाइम ये इसमें मिलेगा। इसके लिए जो बजट है 2023-24 में 60.20 करोड़ रुपए का यहाँ पे बजट में प्रावधान किया गया है। राज्य में तकनीक शिक्षा के उन्नयन एवं विकास हेतु बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय अधिनियम 2021 द्वारा बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई है। क्यों किया गया है? ताकि राज्यों के प्रत्येक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में गुणवत्ता बढ़ाने की योजना को लाया जाए, प्रस्तुत किया जाए। नेक्स्ट यहाँ पे बिहार खेल विश्वविद्यालय की स्थापना। बिहार खेल विश्वविद्यालय की स्थापना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। अभी राजगीर के परिसर में किया गया है। बिहार में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम एवं स्पोर्ट्स अकादमिक राजगीर के परिसर में एक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। नेक्स्ट यहाँ पे बिहार समग्र गव्य विकास योजना किसानों के लिए है। ये पशुपालन आय का सबसे अच्छा स्रोत रिसोर्सेज यहाँ पे साबित हो रहा है। इसी को देखते हुए सरकार के द्वारा इस व्यवसाय को अपनाने के लिए किसानों एवं बेरोजगार नागरिकों को लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे किसानों के साथ साथ जो भी यहाँ पे
अनएम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं कि बेरोजगार जो नागरिक हैं उनको भी बोला जा रहा है कि आप लोग भी ये काम करिए। राज्य के 7,000 गाँव को दुग्ध सहकारी समितियों से जोड़ा जा रहा है, जिसमें 40% महिला सहकारी दुग्ध समितियों का गठन भी किया जाएगा। महिलाओं के लिए देख पा रहे हैं 40% महिला सहकारी दुग्ध समितियों का गठन भी किया जाएगा। इसके लिए जो बजट का प्रावधान किया गया है 113.60 करोड़ रुपए, 113.60 करोड़ रुपए। अनवरत महिला सशक्तिकरण को लेके 7 निश्चय 2 के तहत इसको चलाया जा रहा है। सशक्त महिला, सक्षम महिला, सशक्त महिला, सक्षम महिला, ये इनको यहाँ पे बजट में प्राथमिकता दिया गया है। पंचायती राज संस्थाओं में वर्ष 2006 में देखा जाए तो नगर निकायों में, पंचायती राज संस्थाओं में वर्ष 2006 में एवं नगर निकायों में वर्ष 2007 में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। अब इसी का जो परिणाम निकला, चूँकि महिलाओं को बिल्कुल ही आरक्षित कैटेगरी के रूप में यहाँ पे रखा गया था, तो महिलाएं तो उसमें चुनी ही जाएंगे। परिणाम इसका ये हुआ, देख पा रहे हैं, चौंकाने वाला आंकड़ा है। लगभग आपको 4,209 मुखिया महिला सब है। इसके अलावा 5,982 पंचायत समिति सदस्य, 654 जिला पार्षद महिलाएं पूरी तरीके से क्या हुई है, निर्वाचित हुई है देखिए। एवं नगर निकायों में 16 मुख्य पार्षद हैं, 3 उप मुख्य पार्षद महिलाएं सहित कुल देखा जाए तो 2858 महिलाएं पार्षद निर्वाचित हैं।